जी अस्सलाम वालेकुम। क्या अपन आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 98। आज के लेक्चर में हमारे कुछ जो पेंडिंग टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा फर्दर क्वेश्चन घर जाके आपने प्रैक्टिस किए हैं। कितने स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया ज़रा रिमेनिंग क्वेश्चन? शाबाश। उनमें कोई प्रॉब्लम? वो इजी थे, सॉल्व हो रहे थे। कोई नई टाइप की केस स्टडी तो नहीं आई उसमें? ठीक है, उन्हीं में कवर हो गया जो हमने किया था। चलिए ठीक है, यानी दो तरह की केस स्टडीज़ के लिए हमने तैयार रहना है। एक, उसमें कोई हमें सिचुएशन दे दे और हमें कहे इसमें से वो रिस्क आइडेंटिफाई करे और फिर सजेशंस भी दे दिए इसके लिए। और दूसरा, हमें कोई रोल भी वो पूछ लेता था बिल्कुल, लेकिन रोल वाला कोई केस स्टडी कोई इतनी अहम नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तैयार रहिएगा बहरहाल, लेकिन अहम नहीं है इतनी। जो दूसरी अहम केस स्टडी वो है ESG फ्रेमवर्क की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो हमसे ये कहता था कि किसी कंपनी के उसने डिस्क्लोजर्स हमारे सामने रख दिए थे और हमें कहता था इसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट करे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर की निस्बत इम्प्रूव हुई है या नहीं। ठीक है, ESG फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हुए। ठीक है, यानी कंपनीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिस्क्लोजर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने होते हैं ना, या आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनको पढ़ के ये देख सके कि कंपनी पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है कि नहीं, कौन सा पैरामीटर कंपनी का इंप्रूव हुआ है पिछले साल की निस्बत और कौन सा डिक्रीज हुआ है। डन जी। तो आज पेंडिंग टॉपिक्स की तरफ चलें। अच्छा, इसमें दो लेक्चर्स मैंने प्लान किए हैं। एक तो आज का लेक्चर होगा, ये छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, छोटे से लेक्चर से मुराद लगभग ये तकरीबन कोई 45 मिनट के करीब का लेक्चर होगा। और फिर एक लेक्चर 2 घंटे का मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी हो, लेक्चर नंबर 99, उसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, आज के लेक्चर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, उसको तसल्ली से हम कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट क्लास हम कर लें फिर 2 घंटे की। हाँ जी, चलिए वो फिर कल नहीं रखेंगे, हम परसों रखेंगे। ठीक है, परसों हमारी लास्ट क्लास होगी। सेकेंड टाइम में रख लें, सेकेंड टाइम में रख लेंगे। ठीक है, ग्रुप में उसकी अनाउंसमेंट। कितने स्टूडेंट सुबह टाइमिंग में कंफर्टेबल है? फर्स्ट टाइम में कितने स्टूडेंट सेकेंड टाइम में कंफर्टेबल है? फर्स्ट वाले में ज़्यादा हैं कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए बाहर, लेकिन अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता तो यूट्यूब पे वो लेक्चर अवेलेबल होगा। चलिए मुझे बताइए कि आपको नोट्स मिल गए मिसलेनियस टॉपिक्स के? ये मिसलेनियस टॉपिक्स का लेक्चर 1 है, 2 ही लेक्चर होंगे, समझिए पार्ट 1 है। ठीक है, कंप्लीट नोट्स नहीं है। मैं आपको कंप्लीट इसमें जो ऐड करके भी जो कंप्लीट नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके पास एक ही सेट रहे। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को हम एक ही सेट कंप्लीट वाला शेयर करेंगे। ठीक है, मैटर ये होगा, लेकिन उसमें बाकी जो फर्दर कंसेप्ट हैं 2-3 वो भी हम मजीद ऐड कर देंगे। आज पढ़ने क्या जा रहे हैं? 2 कंसेप्ट हैं, एक है, 2 टॉपिक है। एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। उसने डेटर्स मैनेजमेंट और क्रेडिटर मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हमारे साथ शेयर की है। हालांकि डेटर मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, रेशियो कैलकुलेट करना, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके बाद वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने में इसका क्या रोल है, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कुछ हमें टेक्निक्स बताएगा डिटेल में फर्दर डेटर्स मैनेजमेंट की और क्रेडिटर मैनेजमेंट की। ये 3 कंसेप्ट हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले सबसे आसान कौन सा? सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। आपको याद है कैपम का फार्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने स्टडी किया था? कैपम का फार्मूला याद है? बताइए जरा, कैपम का फार्मूला क्या था? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम का फार्मूला क्या था? मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। इसमें बीटा क्या था भला? इक्विटी बीटा वो क्या था? वो था मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कि कंपनी का रिस्क लेवल कितना है। कंपनी का रिस्क लेवल कितना है? अगर कंपनी का रिस्क लेवल उतना ही है जितना कि स्टॉक एक्सचेंज की बाकी कंपनी एवरेज है, तो फिर हम उसे कहते थे 1। और अगर कंपनी का रिस्क लेवल एवरेज कंपनी से ज्यादा हो तो फिर उसे +1 कहते थे। और अगर कंपनी का जो रिस्क लेवल है वो बाकी के एवरेज कंपनी से कम हो
तो हम उसे कहते थे बीटा इज लेस देन 1। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेट में किसी का हम बैटिंग एवरेज देखते हैं, जिसकी 100 हो हम कहते हैं ये एवरेज बैटर है, जिसकी 140 हो हम कहते हैं बड़ा एग्रेसिव बैटर है। ठीक है, ये कम बॉल में ज्यादा रन्स बनाता है। और जिसका जो एवरेज है वो 100 से कम हो, जैसे फर्स्ट कीजिए 70 है, हम उसे कहते हैं ये टुक टुक आहिस्ता आहिस्ता खेलता है। तो जी उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में भी डिफरेंट शेयर जो होते हैं ना, डिफरेंट कंपनीज, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस एवरेज कंपनी से ज्यादा बेहतर होती है, कुछ की एवरेज है, कुछ की कम। बहरहाल बीटा क्या है? मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कि कंपनी का रिस्क लेवल कितना है। अगर तो फर्ज कीजिए स्टॉक एक्सचेंज 100 पॉइंट से बड़ी है, या यूं कह लीजिए स्टॉक एक्सचेंज 5% से बड़ी है, और हमारा जो कंपनी का शेयर है वो भी 5% से ही इंक्रीज हुआ है, तो हम कहेंगे जो इसका लेवल है ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ मूव हो रहा है, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मूव हो रही है, यानी इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज होती है, कंपनी भी इंक्रीज होती है। स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाए, हमारे शेयर की प्राइस भी डाउन जाए, इसका मतलब है इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ठीक है, तो बीटा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पहली चीज ये जहन में रखिएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज अप तो हमारे शेयर की प्राइस भी अप, और नेगेटिव का मतलब क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है मुझे बताइए? एवरेज कंपनी की बीटा वैल्यू क्या होती है? एवरेज कंपनी 1 है। और अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो एग्रेसिव हो, उसकी मोर देन 1। और अगर ऐसी कंपनी हो जो डिफेंसिव है, लेस देन 1। यानी जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जितना चेंज आए, कंपनी के शेयर प्राइस में भी उतना ही चेंज आए, हम कहते हैं बीटा 1 है। स्टॉक एक्सचेंज में कम चेंज आया, कंपनी के शेयर प्राइस में ज्यादा चेंज आया, हम कहते हैं बीटा ग्रेटर देन 1 है। स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा चेंज आया, कंपनी के शेयर प्राइस में कम चेंज आया, हम कहते हैं बीटा लेस देन 1। ठीक है, बीटा है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए आइए, तो हमने पहले भी पढ़ी हुई थी बीटा, क्वेश्चन में दिया होता था, है ना, याद है ना आपको? सवाल ये है कि इस बीटा की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सीफैप लेवल पे आप सीखेंगे। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, सब में नोट कीजिए बीटा का वैल्यू उसने दी होती थी। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जिसमें बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हो। अब ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये न्यूमेरिकल सीखेंगे आप सीफैप लेवल पे। अभी सिर्फ मैं आपको उसका बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। ये बेसिक आइडिया उसने में दिया। कोई भी कंपनी दो तरह के रिस्क फेस करती है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। दो तरह के रिस्क। एक वो रिस्क जो स्पेसिफिक उस कंपनी से रिलेट करते हैं, और दूसरे वो रिस्क जो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खुदा ना खास्ता कोई वार कंडीशंस है, ठीक है, कोई बीमारी जो है पैंडेमिक वो सामने आ गई। मुझे बताइए ये सारे वाकयात, इनकी वजह से क्या कोई सिंगल कंपनी एट रिस्क होगी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी? इन चीजों का जो रिस्क होता है ना, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। इसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क मींस चेंज इन रिटर्न्स, यानी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की शेयर प्राइस है, कंपनी के जो प्रॉफिट है, उनमें चेंज आए। किस वजह से? ओवरऑल इकोनॉमिक और मार्केट फैक्टर की वजह से। ये ओवरऑल इकोनॉमिक या मार्केट फैक्टर्स को अंडरलाइन करें, जैसे इन्फ्लेशन है, जैसे इंटरेस्ट रेट है, वगैरह वगैरह। कहता है कोई भी कंपनी इन रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है, इवन अगर वो डिफरेंट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो ना। डाइवर्सिफिकेशन समझ रहे? डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन वो है जो पेप्सी ने की है। क्या? लेज भी, साथ में कुरकुरे भी, कोल्ड ड्रिंक भी, मिनरल वाटर भी, और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो शायद हम जानते भी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन,
डाइवर्सिफिकेशन क्यों की जाती है भला? कहा कि एक बिजनेस फ्लॉप हो जाए, एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए तो दूसरी प्रोडक्ट चलती रहे। डाइवर्सिफिकेशन से कंपनी का रिस्क कम होता है कि ज्यादा होता है? लेकिन याद रखें, अगर सिस्टमैटिक रिस्क होगा ना, उसे डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं बचा सकेगी। क्यों नहीं बचा सकेगी? क्योंकि वो रिस्क सारी प्रोडक्ट्स हर कंपनी के इफेक्ट करेगा। यह है सिस्टमैटिक रिस्क। फिर कह रहा है इसका इट अफेक्ट्स ऑल कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, मार्केट रिस्क भी कहते हैं, अल्टरनेट टर्म्स याद कर लीजिए। आई कैप की आदत है कि वो मेन हेडिंग नहीं बल्कि कोई अल्टरनेट टर्म बताई हो ना, उसको निकाल के आपसे कहते हैं इसको डिफाइन करो। ये समझ आया सिस्टमैटिक रिस्क? आगे चलते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर आपको सिस्टमैटिक रिस्क समझ आ गया ना, तो उसका अपोजिट है अनसिस्टमैटिक। ये वो रिस्क होता है जो स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। ये ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेगा, सारी कंपनीज को अफेक्ट नहीं करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वैसे तो हर बिजनेस में ही रिस्क है, मतलब हर बिजनेस में रिस्क है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कंपैरेटिवली एक आईटी बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल एआई बेस्ड ऐप बनाती है, एक वो कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एआई की एग्जांपल ले लें, या मेटा की एग्जांपल ले लें। और दूसरी है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे केएफसी, जैसे मैकडोनल्ड, पिज्जा हट वगैरह। आपके ख्याल में किस सेक्टर या किस टाइप ऑफ कंपनी में ज्यादा रिस्क है? क्या आईटी बेस्ड कंपनी में या के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में? आपके ख्याल में किस में ज्यादा रिस्क है? किस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं? किस में प्राइसेस क्विकली अप डाउन होती है? आईटी में। कंपेटिटर ने एक बेहतर ऐप लॉन्च कर दी ना, आपके कस्टमर सारे मूव हो जाते दूसरी तरफ। ठीक है, जैसे ओपन एआई के साथ हुआ था जब वो चाइना वाला क्या डीप सीक ऐप लॉन्च हुई थी। ठीक है, ओपन एआई ने गूगल को उड़ाया, फिर डीप सीक ने ओपन एआई को इफेक्ट किया, फिर उसके बाद लास्ट मंथ में गूगल ने नैनो बनाना प्रो मॉडल लॉन्च किया इमेजिनेशन का। अब उसकी वजह से उसकी मार्केट बढ़ रही है। तो आप एक बताना क्या चाह रहा हूं, एक बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, कुछ कंपनीज की शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, कुछ की डिक्रीज हो जाती है। इनमें मेजर फ्लक्चुएशंस आती हैं आईटी सेक्टर में। जबकि फूड सेक्टर में ऐसा नहीं होता, उसमें डिमांड नॉर्मल है। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आप देखिए उसी तरीके से डिमांड बढ़ेगी या उसी तरीके से कम होगी। सिग्निफिकेंट कोई दिनों में चेंज नहीं आता ऐसा। तो ये रिस्क कहलाते हैं अनसिस्टमैटिक, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के इफेक्ट नहीं करते। जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? इंडिविजुअल कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को। ये जो मैंने एग्जांपल दी, इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, कंपनीज की भी एग्जांपल है। अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे जिनमें रिस्क ज्यादा है, कुछ प्रोजेक्ट्स में रिस्क कम होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाए जिनमें रिस्क ज्यादा है, तो उस कंपनी का इंडिविजुअल अपना जो रिस्क है वो इंक्रीज होगा कि पूरे सेक्टर या पूरी इकोनॉमी का? डेफिनेटली उसका अपना। अगर कोई कंपनी एग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, फर्ज कीजिए किसी कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको बढ़ा दिया जाए। इंडस्ट्री 30 डेज पे क्रेडिट देती है, उन्होंने फैसला किया सेल्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट पीरियड 30 से बढ़ा के 60 डेज कर दिया जाए। अब ये कंपनी ने रिस्क लिया है, उसका अपना रिस्क है। ठीक है, ऐसे रिस्क को क्या कहते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क। कि भैया क्रेडिट सेल ज्यादा की है, सेल्स तो बढ़ेगी, फायदा ये हुआ, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? बैड डेट इंक्रीज होंगे। फिर इसके बाद अगर किसी कंपनी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसमें भी रिस्क है कि न्यू प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो सकती है। तो मार्केट में कंपनी जो रिस्क फेस कर रही होती है वो दो तरह के रिस्क फेस कर रही होती हैं। एक वो रिस्क जो कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी, सारी कंपनी, इंडस्ट्री को फाइट कर रहे हैं, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क जो सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहे होंगे।
ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बीटा की मेजरमेंट करते हैं, ये गैस कीजिए कंपनी स्पेसिफिक है कि ओवरऑल इकोनॉमी स्पेसिफिक, ये सिस्टमैटिक रिस्क है कि अनसिस्टमैटिक। अगर कंसेप्ट समझ आया, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन सोच के बताइए। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बीटा की कैलकुलेशन करते हैं, बीटा बेसिकली रिस्क है, रिस्क है। बीटा जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कंपनी में रिस्क लेवल उतना ज्यादा है, रिटर्न उतना ज्यादा चाहिए होगा इन्वेस्टर को। तो बीटा क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है जी। तो कंपनी कितनी तरह के रिस्क फेस करती हैं? तो कौन कौन से? सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है? जो नहीं, सिस्टमैटिक स्पेसिफिक नहीं है। एस फॉर सिस्टमैटिक, एस फॉर स्पेसिफिक नहीं है। सिस्टमैटिक रिस्क वो है जो सिस्टम में बिल्ड इन है, जो सिस्टम का हिस्सा है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है? जो इंडिविजुअल कंपनी का। सिस्टमैटिक रिस्क की एग्जांपल क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क की एग्जांपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारी कंपनीज को इफेक्ट करते हैं। और अनसिस्टमैटिक रिस्क की एग्जांपल क्या है? पुअर पॉलिसीज कंपनी की। ठीक है, इक्विटी बेटा, फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी ज्यादा लोन ले, अगर एक कंपनी ज्यादा लोन ले तो उसका रिस्क लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, क्योंकि जिस कंपनी ने लोन लिया उसी का रिस्क बढ़ेगा। एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही होती है, ठीक है, तो उसमें रिस्क लेवल ज्यादा है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे रिस्क उतना ज्यादा है। सिंपल एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करती है, ये एक जनरल रूल है। कौन से रिस्क को? अनसिस्टमैटिक रिस्क को। बेहतरीन, शाबाश, क्लियर जी। ये है हमारा कंसेप्ट, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक। छोटा सा कंसेप्ट था, 2-3 एग्जांपल के साथ। डन जी। चलिए अब आज के लेक्चर का सबसे बड़ा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल हैं, लेकिन एंड पे एक क्वेश्चन है, वो शायद वो एग्जाम में पूछ सकता है और वो अहम है। ठीक है, वो हमने आई कैप के क्वेश्चन को सामने रख के डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई कैप के क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में है, हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं है। मैं जब आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा ना, तो इस क्वेश्चन को और इसका अपने फॉर्मेट के मुताबिक सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है हमारा, वो आपके सामने है। फॉर्मेट ये रखना है आपने, ठीक है, लेकिन जो सोल्यूशन मिलेगा आपको वो आई कैप में मौजूद है। सॉल्व हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, लेकिन आपको रिटर्न फॉर्म में वो नोट्स मिले। या तो इमेज ले लीजिए अपने पास, इसको सेव कर ले, या फिर जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सॉल्यूशंस का कंप्लीट आ जाएगा। स्टार्ट करें जी। डेटर मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट, अच्छा मुझे बताइए, डेटर कौन होते हैं? जिसको क्रेडिट सेल करते हैं, जिसे पैसे लेने होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि डेटर से तो बैड डेट होते हैं, तो डेटर जो है इसको जीरो कर देना चाहिए। कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं, सिर्फ कैश पे काम हो। बताइए आपके ख्याल में जो आजकल की ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको सामने रखते हुए मुझे बताइए, गुड डिसीजन, बैड डिसीजन? बैड डिसीजन, शाबाश। तो इस पे तो हम सारे एग्री करते हैं कि क्रेडिट सेल होनी चाहिए, इसका फायदा होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको वो कुछ बताएगा कि आपने अपने डेटर्स को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब क्रेडिट सेल करते हैं ना, इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं। इसका प्लस पॉइंट भी है क्या? क्रेडिट सेल से जब आप क्रेडिट ऑफर करेंगे तो इससे सेल्स बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपका कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए, जितना भी आपका क्रेडिट पीरियड है। पहला नुकसान क्या होगा? आपका पैसा, अगर सारे के सारे डेटर्स ड्यू डेट पे पैसे दे भी देना तो स्टिल एक नुकसान है, क्या? आपका पैसा 30 दिन या 60 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए हो सकता है फिर जरूरत पूरी करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़े एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। तो फाइनेंस कॉस्ट तो है ही है। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट, अगर सारे डेटर्स टाइम पे पेमेंट कर भी दें 100% के 100%, फिर भी आपका पैसा कुछ अरसे के लिए ब्लॉक हो गया तो अपनी
पूरी करने के लिए आपको वो पैसा अरेंज करने के लिए फाइनेंस कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। फाइनेंस कॉस्ट तो होगी होगी, ये बात समझ आती है। दूसरा, सारे डेटर्स पैसे नहीं देते, कुछ बैड भी हो जाते हैं, तो दूसरी बड़ी कॉस्ट क्या है? बैड डेट की। इसलिए याद रखें 100 बातों की एक बात। सवाल ये है, क्या आपको क्रेडिट सेल करनी चाहिए या थोड़ा सा मैं टेक्निकल करता हूं इसको। इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है 30 डेज के क्रेडिट पीरियड देना। क्या हमारी कंपनी को 60 डेज क्रेडिट पीरियड देना चाहिए? सवाल क्या है? इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है 30 डेज। क्या हमारी कंपनी को 60 डेज क्रेडिट पीरियड अलाउ करना चाहिए डेटर्स को? ये डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? आपके इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कितने होंगे और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी होगी, इस पे डिपेंड करता है। अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स ज्यादा हो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम हो, तो क्या करो? क्रेडिट पीरियड बढ़ा दो। और अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से इंक्रीमेंटल बेनिफिट कम और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा हो, तो फिर क्रेडिट पीरियड को ना बढ़ाओ। ये बात समझ आ रही है? ये है कैलकुलेशन जो आज आपने सीखनी है। बाकी जो थ्योरेटिकल है पढ़ते जाएंगे, समझ आती जाएगी, ये मेन चीज। अच्छा मुझे बताइए, क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से हमारा इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या बढ़ेगा? भाई एडिशनल सेल होगी और उस सेल की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एडिशनल सेल से जो प्रॉफिट मिलेगा हमें, यानी कंट्रीब्यूशन मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारा बेनिफिट है। क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो हमारा बेनिफिट है। एग्री करते हैं? क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से हमारा बेनिफिट क्या बढ़ा? एडिशनल सेल बढ़ी और प्रॉफिट बढ़ा। अच्छा, तो क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से क्या हमारी कोई कॉस्ट भी बढ़ी? बिल्कुल कॉस्ट बढ़ी। कौन सी कॉस्ट बढ़ी? फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी और बैड डेट कॉस्ट भी बढ़ी, दो कॉस्ट। यहां तक क्लियर है जी? आइए जरा आप देखते हैं कि हमें डेटर मैनेजमेंट में क्या बता रहा है। थ्योरेटिकल चीजें बिल्कुल आसान है, पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। न्यूमेरिकल में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। करें जी स्टार्ट। डेटर मैनेजमेंट। डेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपने डेटर्स को कैसे मैनेज करना है ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो, आप डेटर्स के मसले मसाइल से अच्छे तरीके से डील कर सके। पहले कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटर मैनेजमेंट क्या है? कह रहा है अगर आप अच्छी डेटर मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा? आपकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी, और फिर उसके बाद कस्टमर टाइम पे पेमेंट भी करेंगे। अगर डेटर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो क्या होगा? सेल और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कस्टमर टाइमली पे भी करेंगे, लिक्विडिटी भी बढ़ेगी अच्छी डेटर मैनेजमेंट से। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट। क्रेडिट सेल करने के, डेट क्रेडिट सेल करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आगे चल के कैलकुलेशन में यूज होना है। हालांकि टू दी पॉइंट बात करता तो एक एक लाइन में निबट जाती, उसने बढ़ा चढ़ा के बात की है, लेकिन बहरहाल बात काम की है। कह रहा है क्रेडिट देते हैं, क्या फायदा होता है? सेल इंक्रीज होगी, और इंक्रीज सेल का मतलब क्या है? एडिशनल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा। डन? ये तो वही ऊपर वाली बात ही कर दी इसने। कॉस्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट, क्या इसका कोई 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 कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी? हाँ, बैड डेट कॉस्ट, इसको टिक करें। क्रेडिट होगी तो बैड डेट कॉस्ट तो होगी होगी। फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बढ़े। फाइनेंस कॉस्ट क्या से मुराद है भला? समझे, फाइनेंस कॉस्ट से क्या मुराद है? हाँ जी, जितना अरसा हमारा जो एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग रहेंगे, इसका मतलब है हमें वो पैसे हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमें अपना बिजनेस साइकिल चलाने वाले पैसे ब्लॉक हो गए ना। और आपको पता है हर पैसे की एक कॉस्ट होती है, तो जो पैसे हमें रिसीव नहीं हो रहे उनकी भी एक कॉस्ट है, वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। डेटर अगर साल के स्टार्ट में 1 करोड़ रुपये हमसे क्रेडिट सेल करें, साल के एंड पे 1 करोड़ रुपया वापस कर दें, हम कहेंगे कॉस्ट हमारी सिर्फ 1 करोड़ नहीं है। 1 करोड़ बैंक से लोन लेते, 10% के ऊपर 10 लाख देते, 10 लाख फाइनेंस कॉस्ट भी है। ये सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख भी हमें इसके बोला। तो बैड डेट कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट ये एग्री करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, सॉरी इसको टिक करें खास तौर पे। इसमें जो क्रक्स है ना, मैं वो टिक करवा रहा हूं। हायर सेल लीड टू एडिशनल कंट्रीब्यूशन।
मुझे बताएं, ये पक्का आपके जहन में बैठ गया ना, समझ आ गया। दूसरा इसको टिक करें कि सेल बढ़ाने से बैड डेट कॉस्ट बढ़ती है। तीसरा इसको फाइनेंस कॉस्ट को टिक करें। इन तीनों कंसेप्ट से अगर आप कंफर्टेबल है ना, हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फॉर्म में 50% सॉल्व हो गया। फार्मूला देख लें, बैड डेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? जितनी क्रेडिट सेल करेंगे बैड डेट की परसेंटेज दी होगी, इतने परसेंट आपकी सेल बैड डेट हो जाती है, सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन होगी? जो आपके एवरेज डेटर्स हैं उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल, कोई इशू तो नहीं है इसमें। तो ये उसने हमें क्या बताया कि क्रेडिट सेल करने के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ। ओके, तो आगे चले, कोई सोचने की जरूरत तो नहीं, मत पढ़ते जाएं, समझ आ जाती है, ऐसा ही है ना, ये सारा इंशाल्लाह ऐसा ही है। एडमिन सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल, फैक्टरिंग के बारे में सुन लीजिए। फैक्टरिंग का मतलब, हाँ जी, आउटसोर्स करना। लेकिन ये आउटसोर्स प्लस इंश्योरेंस, ये दो कंसेप्ट इसमें है। कुछ कंपनीज ये कहती हैं सर हमने क्रेडिट सेल कर दी, सेल करना तो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, अब उसके बाद वाला जो काम है ना, इनवॉइस जनरेट करना, सेंड करना, 30 दिन का इंतजार करना, 30 दिन के बाद फॉलो अप लेटर लिखना, फिर वो कस्टमर बाज़ का कहता है आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसीवेबल की मैनेजमेंट में, रिसीवेबल की एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका फॉलो अप करने में, कलेक्शन करने में हमें बड़ा टाइम लगता है, हमारी बड़ी एफर्ट लगती हैं, हमें अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो रिसीवेबल की मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक कॉस्ट है। फिर उसके बाद कई दफ़ा तो ऐसा होता है ये सारा फॉलोअप करने के बाद भी कुछ लोग हमें पैसे नहीं देते, तो बैड डेट भी होता है। तो दुनिया में अब आजकल ना एक कंसेप्ट जो है तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो है आउटसोर्सिंग का, कि आप मेन या कोर एक्टिविटी जो आपकी है ना वो आप करें, लेकिन जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज है ना वो किसी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दे, वो आपका वो काम वो करेंगी, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, जैसे आईटी सर्विसेज, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले के। तो उसी तरह डेटर मैनेजमेंट सर्विसेज भी आउटसोर्स की जा सकती है। जब आप डेटर मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि एक स्पेशलिस्ट कंपनी जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर, उसको आप ये टास्क दे दें कि भैया हमारे रिसीवेबल को मैनेज करो। अब असल सवाल यहां पे ये आता है कि इस मैनेजमेंट में वो फैक्टर कंपनी क्या क्या करेगी। फैक्टरिंग का मतलब क्या है? रिसीवेबल को मैनेज करो। हम किसी कंपनी को कहते हैं आओ और हमारे रिसीवेबल को मैनेज करो, यह है फैक्टरिंग। फैक्टर कंपनी क्या क्या काम कर सकती है? रूटीन के काम वो करेगी, कुछ काम रूटीन के वो करेगी, एक काम क्रिटिकल है, ये वो आप कहेंगे तो करेगी वरना नहीं करेगी। रूटीन के काम क्या हो गए? नंबर 1 इनवॉइस जनरेट करेगी, नंबर 2 आपके डेटर्स का रिकॉर्ड रखेगी, किस किस को कितने पैसे लेने हैं, एजिंग बनाएगी उनकी, ड्यू डेट पे उनको फॉलो अप करेगी कंपनी, उनसे पैसे लेगी और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। और अगर कोई पैसे नहीं देते उनके साथ कुछ दूसरे तरीके से भी निपटेगी, ये भी करते हैं, ठीक है। ये फैक्टर कंपनी के सारे काम है, ये तो रूटीन के उसने करने ही करने हैं, ठीक है। ये जो बिजनेस जिनका अपना कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं होता या अपनी कोर एक्टिविटीज में फोकस करना चाहते हैं, उनका कलेक्शन सिस्टम वीक है, उनकी टीम वीक है, ये इस तरह की कंपनीज फिर फैक्टर की तरफ जाती हैं। तो ये वाले काम तो फैक्टर करता ही करता है। एक जो अहम टास्क है ना, वो खास तौर पे सुनिए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने अगर डेटर मैनेजमेंट अपनी किसी फैक्टर कंपनी के हवाले कर दी, उसका काम है कलेक्शन मैनेजमेंट करना, इनवॉइस मैनेजमेंट, फॉलो अप, कलेक्शन, और कोई कलेक्ट नहीं होती कहीं से तो उसके खिलाफ फर्दर लीगल एक्शन लेना, ये तो काम करना है। अगर डेटर बैड डेट हो जाए, आपने सिंपल यस या नो में आंसर करना है सोच के। डेटर बैड डेट हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए? क्या ये कंपनी का नुकसान हो या फैक्टर कंपनी का नुकसान? ये नुकसान किसको बर्दाश्त करना है? अगर फैक्टरिंग करवाई गई है
और डेटर बैड डेट हो जाता है, ये नुकसान किसको बर्दाश्त करना चाहिए आपके ख्याल में? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कंपनी का डेटर है, कंपनी को बर्दाश्त करना चाहिए? कितनों का ख्याल है फैक्ट्री कंपनी को करना चाहिए? फैक्ट ये डिपेंड करता है आपकी उसके साथ डील क्या है। ये एक तरह से इंश्योरेंस होती है डेटर की, ठीक है। इसमें ऑप्शन होती है, आप चाहे तो ये इसकी इंश्योरेंस करवा लें, इस सूरत में डेटर पैसे देता है या नहीं देता, कंपनी को इससे लेना देना नहीं, कंपनी को पैसे वो मिले ही मिलेंगे। इसको हम कहते हैं, ये सर्विसेज है कि कौन कौन सी सर्विसेज फैक्टर कंपनी परफॉर्म करती है। ये जरा देखिए, पहला ट्रेड रिसीवेबल की एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया, इनवाइस किया, रिकॉर्ड रखा, कलेक्शन को फॉलो अप किया, ये है ट्रेड रिसीवेबल एडमिनिस्ट्रेशन। डन। फैक्टर कंपनी क्या क्या काम करती है? 3 काम करती है। पहला काम क्या करती है? ये थ्योरेटिकल सारा चल रहा है, थ्योरेटिकल चल रहा है, तसल्ली से समझते जाए, आगे चलते जाए। ट्रेड रिसीवेबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या क्या काम होंगे? इनवाइसिंग, बिलिंग वगैरह वगैरह, कलेक्शन। क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता ना तो फैक्टर बैड डेट का रिस्क खुद लेगा। अगर बैड डेट का रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट कर रहा हो, इसे कहते हैं विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। ये विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग को अंडरलाइन करें। विदाउट रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब ये होता है कि क्या फैक्टर रिकवर करा, अगर रिसीवेबल पेमेंट नहीं करता, बल्कि इसके जो अल्फाज के कंसेप्ट है उसको छोड़े, मेन कंसेप्ट की तरफ आते हैं। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब है जो नुकसान होगा बैड डेट का वो फैक्टर कंपनी का होगा। विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स नहीं, विदाउट। विद रिकोर्स का मतलब है कि जो नुकसान होगा किसका होगा? कंपनी। सरसरी तौर पे पढ़े तो ऐसे लगता है कि विद रिकोर्स का मतलब है कि बैड डेट का नुकसान फैक्टर कंपनी का होगा। अगर सरसरी तौर पे पहली रीडिंग पढ़े ना तो ज़हन में ये कंसेप्ट आता है, असल कंसेप्ट ये नहीं है, क्योंकि रिकोर्स का मतलब ये नहीं है। रिकोर्स का मतलब यह है कि फैक्टर कंपनी क्या जो मेन हमारी कंपनी है उससे रिकवरी करवा सकती है, उससे फैक्टर कंपनी से रिकवरी करवा सकती है, फैक्टर कंपनी हमारी मेन कंपनी से रिकवरी करवा सकती है कि नहीं इन द इवेंट ऑफ बैड डेट, ठीक है। लेकिन वो आपके कंसेप्ट को मिक्स करेगा। सिंपल, ये चूंकि अल्टरनेट टर्म है, सिर्फ सिंपल आपने याद रखना है क्या कि जब हम फैक्टरिंग करते हैं तो फैक्टर हमें कलेक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज तो प्रोवाइड करता ही करता है, हमें इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फैक्टर कंपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, साथ साथ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर बैड डेट हो जाए तो उसका रिस्क या उसका नुकसान फैक्टर कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी। इसे क्या कहते हैं? विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। क्या? और अगर कंपनी कहे नहीं मेरे को इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं चाहिए, विद रिकोर्स फैक्टरिंग। विद रिकोर्स, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। विदाउट रिकोर्स और विद रिकोर्स को आपने मिक्स नहीं करना, इसमें खास तौर पे प्रैक्टिस करनी है आपने। डन। तो जो फैक्टर कंपनी है पहली सर्विस क्या प्रोवाइड करती है? मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट। दूसरी इंश्योरेंस। तीसरी फाइनेंसिंग सर्विस, एडवांस। हम कहते हैं फैक्टरिंग कंपनी का है, फैक्टरिंग कंपनी है भाई बात तो सुनना, 30 दिन के बाद पैसे मिलने हैं। पैसे आप इनवाइसेस, आपको पता है सेल हमने किया, डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवाइस भी है, कस्टमर ने एक्सेप्ट भी किया, 30 दिन बाद पैसे दे देगा। मुझे पूरा यकीन है 30 दिन बाद आप उससे पैसे लेके हमारे अकाउंट में डाल देंगे, या भी डाल देना, थोड़ा सा आप उसमें अपना हिस्सा ले लीजिएगा। 80% नहीं, 92%। 92% हमें दे, 8% आपका कमीशन। ऐसे ना करें, 20% एक महीने में कमाएंगे, ऐसे तो ना करें। ये वापस की डीलिंग होगी। ये क्या है? एडवांस। आप एडवांस भी ले सकते हैं उससे। क्या कर सकते हैं? अपने कि सर हमें अभी पैसे दे दीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लीजिएगा, जब पैसे आएंगे आप काट दीजिएगा उनमें से, क्योंकि डेटर भी तो एक एसेट है। यूं समझ लीजिए डेटर को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के लोन लिया जा रहा है, यूं समझ लीजिए। तो फैक्टर कौन है ये पता चल गया आपको, जिसको हम डेट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। ये 3 काम करता है। बड़ा काम इसका क्या है? डेटर मैनेजमेंट, इनवाइसिंग, बिलिंग, कलेक्शन, फॉलो अप वगैरह। और इसके अलावा मजीद काम क्या कर सकता है? इंश्योरेंस और एडवांस।
उसमें विदाउट रिकोर्स, क्लियर है आपको? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज है, बिल्कुल है भैया, वो कमीशन लेगा, अपना कमीशन लेगा। क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इसकी परसेंटेज अलग होगी, एडवांस प्रोवाइड करता है, इसका इंटरेस्ट अलग होगा। हर सर्विस के बदले में फ्री में कुछ भी नहीं है, फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो जो जो सर्विस लेते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एडवांटेजेस हैं क्या फैक्टरिंग मैनेजमेंट के? बिल्कुल एडवांटेजेस है। क्या? आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। बैड डेट कम हो जाएंगे। कब? नॉन रिकोर्स है, विदाउट रिकोर्स है। फाइनेंस भी अवेलेबल हो सकता है। कब भला? तो वो वही पॉइंट जो है ना उसको रिपीट कर रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी इसकी कॉस्ट ज्यादा है। अगर आप इससे डिस्काउंटिंग करवाते हैं स्टेबल फाइनेंस में, तो बैंक की निस्बत ये ज्यादा, भाई ने 1 महीने में 20% कमाने की बात कर दी। 1 महीने बाद मुझे 100 रुपया मिलना है, और ये कह रहा था कि अभी ले ले 80 रुपये। 20% 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का नहीं होता। ये यहाँ मिलते जुलते यही बात है, मिलते। हालांकि इन्होंने वैसे रैंडम फिगर कोड कर दी होगी, लेकिन एक्चुअली भी ऐसा ही होता है। फैक्टरिंग करने वाले ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैज कैश वगैरह से भी एडवांस लिया जा सकता है। एक इंटरेस्ट पता है आपको बैक एंड पे कितना होता है? क्रेडिट, मेरा एक दोस्त बैंकर है, बैंकर, ठीक है, उसने मुझे एक एडवाइस दी है, क्या क्रेडिट कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने कहा इसमें इतने हिडन चार्जेस होते हैं, 40% पर एनम तक रेट चला जाता है क्रेडिट कार्ड के जरिए से जो आप यूज करते हैं। 40, हाँ, शॉपिंग वगैरह करते हैं, 40% तक हिट। वो इधर उधर के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो। बात को हमें भी जो ना मसला होता है उसमें कैलकुलेशन में। तो इसीलिए जो फैक्टरिंग है ना, ये भी ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नॉर्मली उसका रेट कम होता है। पॉसिबल लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, भाई फैक्टर को यूज किया, जाके उधर वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया उसने, कस्टमर तो जाहिर है वो हमें ही कहेगा, सर जी कैसे किस तरह के बंदे भेज दिया हमारे घर आपने कलेक्शन करने के लिए। कस्टमर में सी फैक्टरिंग एज फाइनेंशियल वीकनेस। कस्टमर ये सोच सकते हैं भाईजान आप दूसरे लोगों से पैसे ले लेते हैं, मतलब आप इस काबिल नहीं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं, आपके पास पैसे नहीं है पूरे, आपके पास लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करें, तभी तो फैक्टर को यूज किया है। या आपके पास अपना कोई इतनी स्किल्स नहीं है डेटर मैनेजमेंट की, इसलिए आपने आउटसोर्स किया, सोच सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टर सर्विस, तो फैक्टर की सर्विस को कहते हैं चूंकि एडवांटेज में डिसएडवांटेज में, तो जब फायदे ज्यादा हो कॉस्ट कम हो तभी इसको यूज करें, वरना फैक्टर को यूज ना करें। ये है अब एक क्वेश्चन, इसको आपने फॉर्मेट को अच्छे से समझना है। अभी तक तो थ्योरेटिकल चीजें चल रही थी, अब साथ में न्यूमेरिकल भी। अटेंटिव है, पूरी तरह अटेंटिव होकर सुन, अगले 10 मिनट पूरा फोकस इधर हो। फैसला क्या करने जा रहे हैं हम? वैल्यूएटिंग चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी। क्या क्रेडिट पॉलिसी में चेंज करना चाहिए कि नहीं? इसको आईकैप ने 2 एंगल से बताया। गुड थिंग क्या है आईकैप, इसको आईकैप ने 2 एंगल से बताया। एक, अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, हम यानी डेट सेल करते हैं, डेट को कहते हैं 30 दिन बाद पैसे दे देना, क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, तो 60 डेज करना चाहिए कि नहीं? और इसी फिर क्वेश्चन को उसने दूसरे एंगल से पूछा, क्या बोला? अगर क्रेडिट पीरियड 60 डेज है तो इसे 30 डेज करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, यानी इन शॉर्ट, क्या हमें अपना क्रेडिट पीरियड चेंज करना चाहिए कि नहीं? ये फैसला आपके ख्याल में क्या ये फौरन कर लेना चाहिए कि इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए? अब इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सुनिए। अगर आपका क्रेडिट पीरियड करंट 30 डेज है, बढ़ा के 60 डेज करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा? इंटरेस्ट भी ज्यादा उतना मिलेगा। क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, इसको बढ़ा के 60 डेज कर दिया गया, बिजनेस को इसका फायदा क्या होगा? सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। डन। ये देखिए, जब आपने इस डिसीजन को वैल्यूएट करना है तो उसमें पहले आपने क्या लिखना है? कंट्रीब्यूशन, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एक ही बात। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जरा टेक्निकल टर्म है, प्रॉफिट जरा सिंपल टर्म है, फर्क कोई नहीं पड़ता। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे क्या?
कि हमारी कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी ये सुने। पहले आपने यहां पे लिखना है आपकी एग्जिस्टिंग सेल और कंट्रीब्यूशन कितनी है, फिर लिखेंगे न्यू कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसका डिफरेंस होगा इंक्रीमेंट, यानी पॉलिसी चेंज होने की वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा होगा। ये कैलकुलेशन समझ आई है। फिर से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, वो कैसे होगी, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो जो फिगर यहाँ पे लिखी हुई है एक भी आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, सारी सॉल्यूशन में मौजूद होगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कैलकुलेट नहीं करना, हर चीज मौजूद होगी क्वेश्चन में, आपने सिर्फ उसे सॉल्यूशन में फिट करना। ठीक, लेकिन फिर भी समझ लें, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग सेल्स और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने जो सेल्स और कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करना है वो कौन से वाला करना है, एग्जिस्टिंग वाला। कि 30 क्रेडिट पीरियड में कितनी सेल होती है, 10 मिलियन, अगर 60 डेज कर दे कितनी होगी, 12। तो जो एग्जिस्टिंग है वो 10 मिलियन के लिहाज से ही कैलकुलेशन करनी है, और न्यू वाली, ये बात समझ आई कि नहीं, इसको एब्जॉर्ब करें जरा। कि सबसे पहले हमने देखे फैसला क्या कर रहे हैं, क्या हमें क्रेडिट पीरियड चेंज करना चाहिए यानी इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं। ये फैसला होगा उसके कॉस्ट बेनिफिट को सामने रख के। तो पहले उसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ा देते हैं तो हमारे कंट्रीब्यूशन पे कितना फर्क पड़ेगा। हाँ, कैसे कैलकुलेट होगा क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से कंट्रीब्यूशन, हम पहले एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक कितना है 30 डेज पे, फिर 60 डेज पे कैलकुलेट करेंगे कितना कंट्रीब्यूशन, फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस। हमारे लिए असल काम की चीज ये है इंक्रीमेंटल, ये काम की चीज नहीं है, फैसला इसकी बेस पे होना है, समझ रहे हैं, इंक्रीमेंटल। डन जी, ये तो हो गया बेनिफिट। अब क्या करें, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है भला, जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, डेटर्स बढ़ाते हैं, तो कौन कौन सी कॉस्ट इफेक्ट होती है, एक बैड डेट और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट। इसकी वजह से बैड डेट बढ़ेंगे, फाइनेंस का, इसको समझे। फैक्टरिंग को इग्नोर, यहां पे ये डिसीजन नहीं हम कर रहे फैक्टरिंग करनी है कि नहीं, यहां पे सारा काम फर्ज का हम ही कर रहे हैं। डिसीजन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है कि नहीं, क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है कि नहीं। तो बैड डेट बढ़ गए, बैड डेट को हमें कैलकुलेशन में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके लिए कौन से वाले बैड डेट, एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड पे जितने बैड डेट होते थे वो, न्यू क्रेडिट पीरियड जितने बैड डेट के इंक्रीमेंटल। इसमें भी अगेन आप बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे एग्जिस्टिंग से क्या मुराद है, करंट क्रेडिट पीरियड पे कितने बैड डेट होते हैं, फिर आप बैड डेट कैलकुलेट करेंगे न्यू से क्या मुराद है, नई पॉलिसी के मुताबिक बैड डेट कितने होते हैं, शाबाश, और फिर आ जाएगा इंक्रीमेंटल। बोले बात समझ आई कि नहीं। तो जरा देखिए बैड डेट कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं, असल चीज ये है, यहां पे जब आप बैड डेट कैलकुलेट करेंगे ना तो जो ओल्ड क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक सेल्स है ना वो आएगी, यहां पे एग्जिस्टिंग में पुरानी सेल आएगी, और न्यू में कितनी कौन सी वाली सेल आएगी, और फिर इंक्रीमेंटल। ठीक है जी, ये प्रोबेबली पॉजिटिव में आएगा कंट्रीब्यूशन, और बैड डेट प्रोबेबली नेगेटिव, क्योंकि खर्चा है ना, एक्सपेंस है, सेविंग होती तो हम कहते पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है भला, फाइनेंस कॉस्ट क्या है भला, हाँ जी, आपका पैसा जितना सा ब्लॉक रहा है, डेटर पे जितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा, क्यों भला, क्योंकि डेटर का पैसा ब्लॉक हो गया ना। हमने पढ़ा था ना वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट होती है, हर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को एनुअलाइज्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, ये वही कंसेप्ट है। तो अगर आपने ये देखना हो कि डेटर्स में जितना आपका पैसा फंसा हुआ है, डेटर में पैसा फंस जाता है ना, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स इनटू डेज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 360। आप गैस कर सकते हैं इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट क्या हुआ है, कितने दिन, वो तो ये है, डे से मुराद तो क्रेडिट पीरियड है, ये डे से मुराद क्या है,
इस कैलकुलेशन से क्या चीज कैलकुलेट हुई है भला? एवरेज डेटर। एवरेज नोट कर लें इस भाई, ऐसे ही है ना, ठीक है, सेल्स और डेज। सेल्स को जब आपने डेज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 360 किया तो क्या आया? एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स। याद है डेज कैलकुलेट हो सकते हैं तो डेज से डेटर भी कैलकुलेट हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखा, ये ना कहिएगा नई कैलकुलेशन है, वर्किंग कैपिटल में सीखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या करना है हमने? लेकिन अगेन ये कैलकुलेशन आपकी 2 दफा होगी, पहले एग्जिस्टिंग के मुताबिक फिर इंक्रीमेंट। तो टोटल 3 फिगर्स हो गई इसमें। वैल्यूएट क्या करने जा रहे हैं? क्या क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करना चाहिए या नहीं। इसमें कितनी कैलकुलेशंस हुई? 3। कंट्रीब्यूशन होगी प्रोबेबली पॉजिटिव, बैड डेट होगी प्रोबेबली नेगेटिव, और फाइनेंस कॉस्ट होगी प्रोबेबली नेगेटिव। नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया हम कहेंगे कर दो, नेट रिजल्ट नेगेटिव आया हमने कहना पॉलिसी चेंज ना करो। सिस्टम समझ आ रहा है सारा? तो थोड़ा ट्राई करेंगे खुद। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। कोशिश करें कि आप ही इसको सॉल्व करें तो अच्छा है। पढ़ते हैं इसको। कहता है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट पीरियड। एग्जाम्पल क्या है? आई कैप का पेज 413। कह रहा है ग्रीन कंपनी करंटली ऑफर कस्टमर 30 डेज क्रेडिट। करंट कितने दिन का क्रेडिट है? 30 डेज। एनुअल क्रेडिट सेल्स आर ₹12 मिलियन। एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है? अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो आप कोशिश करें कि इसको फिगर्स को लिख लें। क्रेडिट पीरियड 30 डेज, एनुअल सेल्स 12 मिलियन, कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो इज 25। वो आप कह रहे थे कैलकुलेट नहीं करनी पड़े, देखिए उसने खुद दे दिया। कंट्रीब्यूशन रेशियो कितनी आ गई? 25%। बैड डेट रेशियो 1%। ये सारा एग्जिस्टिंग है। ये सारा क्या है? कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट इफ क्रेडिट पीरियड इज इंक्रीज्ड टू 60 डेज, यानी क्रेडिट पीरियड जो 30 डेज था वो बढ़ा के कितना कर दिया जाए? टोटल एनुअल सेल वुड इंक्रीज बाय 10%। एनुअल सेल कितने से बढ़ेगी? 10%। बट बैड डेट्स वुड राइज टू 1.5% ऑफ सेल्स। और बैड डेट कितने से बढ़ जाए? वुड राइज टू, मतलब बढ़ के कितने हो जाएंगे? सेल्स। अच्छा ये पहले बैड डेट कितने थे? 1% ऑफ पहली वाली सेल। अब ये बैड डेट बढ़ के कितने हो जाएंगे? 1.5% ऑफ न्यू वाली सेल। ये समझ रहे हैं ना? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ग्रीन कंपनी इज 9%। मुझे सिर्फ इतना बता दे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों दी उसने? फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। डन जी, स्टार्ट करें इसको। ओके सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर। एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितनी है? क्या आप कैलकुलेट करें। 12 मिलियन सेल्स है इंटू 25%। एग्जिस्टिंग कितने हैं? 12 मिलियन इंटू 25%। कितनी हो गई? 3000। 3 मिलियन क्या करना? 3 मिलियन राउंड ऑफ करना नहीं करना? एग्जैक्ट लिखें। ओके जी 3 मिलियन। अब न्यू कंट्रीब्यूशन कितनी है? न्यू, अब न्यू से मुराद क्या है? न्यू पॉलिसी के मुताबिक 60 डेज में सेल्स कितने से बढ़ी? 10% से। तो इसका मतलब है ये हो गई 12 इंटू 1.1, 10% न्यू सेल। और कंट्रीब्यूशन रेशो सेम है, जो क्रेडिट पर पहले थी वही बाद में थी, इंटू
0.25 जी बताइए कितने यस सर 3.3 मिलियन और इंक्रीमेंटल कितनी आ गई यानी 300,000 डन जी ये देखें मैच कर लें सिर्फ फॉर्मेट चेंज है कैलकुलेशन सारी वही है हमने कोशिश की है थोड़ा सिंपल रखे फॉर्मेट ताकि याद भी रहे अभी पहला स्टेप हुआ है नेक्स्ट स्टेप पे जाना है नेक्स्ट स्टेप क्या है जी बैड डेट कॉस्ट बैड डेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी जितनी सेल है बैड डेट से मल्टीप्लाई करते ओके तो सेल्स कितनी है 12 बैड डेट कितना है किधर लिखा था 1% ऑफ सेल पीछे लिखा हुआ था इनटू 0.01 कितना आ गया 120,000 अच्छा मुझे एग्जैक्ट क्या कि आप मिलियंस में राउंड ऑफ कर रहे हैं 120,000 कोई बात नहीं अच्छा और न्यू में बैड डेट कितना है 12 इंटू 1.1 क्योंकि नई सेल ये है इंटू 0. क्या था कितना हुआ 0.015 0.15 नहीं कर देना कुछ 0.15 15% नहीं 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 0.0 ये गलती नहीं करनी छोटी सी गलती है लेकिन 198,000 अब ये था दिस माइनस दिस ऐसा ही है तो नीचे भी इसी तरतीब से चलेंगे ना ये तो नहीं कि पहले a माइनस बी कर दिया फिर नीचे b ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना अब दिस माइनस दिस करें कितना हुआ कितने एक्सपेंस बढ़ गए दिस माइनस दिस कितना हो गया 78,000 चलिए इसका मतलब ये हुआ कि न्यू पॉलिसी पे आने से जहां हमारा प्रॉफिट बढ़ा वहां पे बैड डेट भी बढ़ गए बैड डेट बाय नेचर क्या होते हैं ओके कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आगे चलते हैं फाइनेंस कॉस्ट भी होगी कोई फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी फाइनेंस एवरेज डेटर्स हाँ तो उसका फार्मूला क्या था सेल्स इनटू सेल्स कितनी है टोटल 12 मिलियन अगेन इधर भी 12 मिलियन इनटू 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू कितने परसेंट है 9% कितनी आ गई फाइनेंस कॉस्ट 90,000 90,000 और फिर यहां पे न्यू कितनी आई पहले हमने टोटल सेल ली 12 इंटू 1.1 फिर इसको डेटर्स में कन्वर्ट किया एवरेज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 360 ओह सॉरी हाँ ये गलती आपने नहीं करनी ठीक है ना मैं वही रवानी में ये तो न्यू के मुताबिक कर रहे हैं पॉलिसी इंटू 0.09 कितना आया ये भी 198 आ गया पक्का ऊपर वाला तो देखे नहीं बता दिया चलिए तो फाइनेंस कॉस्ट कितने से बढ़ी 108,000 से और ये बाय नेचर एक्सपेंस है अगर कम हुई होती तो हमारी सेविंग होती फिर हम नाम माइनस लगाते बताइए जरा अब नेट क्या हुआ नेट इतना फायदा हुआ इतने खर्चे बढ़े नेट रिजल्ट क्या है नेट एनुअल गेन क्या है 1 तो बताइए क्या क्रेडिट पॉलिसी चेंज करनी चाहिए कि नहीं क्योंकि चेंज करने से हमें ये गेन हुआ है देखिए एंड पे देखिए आंसर ये 114 मैच कर लें
क्लियर? मुझे पर्सनली आपको ये बार फॉर्मेट इजी लगे, इसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा था तो मैंने उसको यूज किया। डन जी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको घर से कॉलेज आने का रास्ता आता है, बता दिया, तो कॉलेज से घर भी जा सकते हैं? क्या रास्ता भूल जाएंगे? रिवर्स कर। अगर आपको 30 से 60 डेज की पॉलिसी वैल्यूएट करने को कहा जाए तो वो आपने कर ली। अगर करंट पॉलिसी 60 डेज की है और आपसे कहा है 30 डेज पे जाएं कि ना जाएं, वो कर लेंगे? पक्की बात है। यही फॉर्मेट, यही फॉर्मूला, सिर्फ क्या होगा, हाँ डेज वाला। अब पहले 60 डेज वाले आ जाएंगे, बाद में 30 डेज वाले आ जाएंगे। नंबर चेंज होने से फर्क ही नहीं पड़ता कंसेप्ट पे, ऐसा ही है, कंसेप्ट वही है। सिर्फ अब ये इधर 60 डेज वाले आ जाएंगे, ये 30 डेज वाले आ जाएंगे, खत्म। थोड़ा सा इधर आपने प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होगा कि अब सेल्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, बस ये प्लस माइनस का ध्यान है मेन, बाकी कुछ नहीं, सेम है। वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आप कर लेंगे, होम असाइनमेंट में कर लेंगे। चलिए सवाल, इसकी पिक्चर ले लीजिए, वरना फिर वो घर जाके आपको आई क्या भी उससे डाउनलोड करके, अगर आपने नहीं किया हो ना। ये मैं 1 मिनट है इसको शॉर्ट कर देता हूँ, हाँ, ताकि इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाए। हाँ आप जाए बिल्कुल जाए, यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है। पिक्चर ले लें इसकी, क्वेश्चन भी और सोल्यूशन भी देखने पड़ा जा रहा है। फर्क क्या है, ये एग्जांपल रिडक्शन इन क्रेडिट किया, जो अभी की हमने वो कौन सी वाली थी, इंक्रीज वाले। डन जी। अच्छा नेक्स्ट क्रेडिट मैनेजमेंट। अब ये आसान है, ये तो बिल्कुल है, ये तो 10 मिनट का काम है। पहले मुझे बताइए, क्या आपको क्रेडिट डेटर मैनेजमेंट में क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएट करना आ गई? डेटर मैनेजमेंट हो गई खत्म, देख लें बाकी खत्म हो गई, कुछ रह तो नहीं गया। वैल्यूएटिंग, हाँ खत्म। अब क्या आ गई? क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट। अच्छा डेटर मैनेजमेंट में हमारा सवाल क्या था, क्या हमें क्रेडिट पॉलिसी बढ़ानी चाहिए कि नहीं, क्या हमें कस्टमर को ज्यादा टाइम देना चाहिए कि नहीं? अब क्रेडिटर में सवाल क्या है, क्रेडिटर मैनेजमेंट में क्या हमें अर्ली पे, अगर क्रेडिटर हमें अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दे, क्या हमें अर्ली पेमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगेन सेम, डिपेंड्स, डिपेंड। ये किस पे डिपेंड करता है बताएं? फाइनेंस वाला दिमाग लगाएं, उसको छोड़ें, क्या फॉर्मेट है, क्या लिखा है। आपको 30 दिन बाद पेमेंट, आपका क्रेडिट पीरियड है 60 डेज नॉर्मल सप्लायर के साथ। सप्लायर कहता है भाई अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। हाँ ये गलती की फौरी तौर, आपने सोचा अभी पैसे बाद में भी देने हैं और अभी भी देने हैं, तो अभी पैसे दे देगा तो 5% डिस्काउंट दे देगा, तो फौरन करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपने सिर्फ देखा बेनिफिट कि मुझे सेविंग हो रही है, क्या सेविंग हो रही है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। आपने ये भी देखना है कि आपको कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ रही है, यानी वो पैसे आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी तो लगा सकते थे, वो पैसे आप बैंक को रीपे भी तो कर सकते थे, ताकि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लोन लिया हुआ है वो कम हो जाता। तो इसीलिए क्रेडिटर को अर्ली पे करना है कि नहीं, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 वो हमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, और नंबर 2 हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितने हैं। समझे? अर्ली पेमेंट करनी है कि नहीं किस पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे। नंबर 1 वो हमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, और नंबर 2 हमने वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी है। और ये हमने रुपीज में कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर लेना। देखिए ये कह रहा है वैल्यूएटिंग, अब की बार कह रहा है क्रेडिटर मैनेजमेंट, कह रहा है क्रेडिट का मतलब है पेमेंट्स को मैनेज करना ताकि टाइमली पे कर लें। ट्रेड क्रेडिटर कहता है बिजनेस शुड, कहता है जितना हो सके ना। अच्छा ये बहुत अहम लेसन दे रहा है, ये समझे पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की कंसेप्ट जान है ये कंसेप्ट।
कहता है बिजनेस शुड यूज ट्रेड क्रेडिट फुली, यानी अगर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, 30वें दिन पैसे दो, 10वें दिन देने की जरूरत नहीं है। याद है ना फाइनेंस का असूल है, पैसे लेने हो तो जल्द से जल्द लो और देने हो तो लेट से लेट करो। तो कह रहा है बिजनेस शुड यूज ट्रेड क्रेडिट फुली, इसका क्या मतलब है? 30 दिन का क्रेडिट 30 दिन ही यूटिलाइज करो। एंड निगोशिएट गुड टर्म्स, और उसे कहो 30 के 40 कर दे, 40 के 50 कर दे, 50 के 60 कर दे, शेयर करते रहे और जितना अलाउड है बार उतना। लेकिन कहता है लेकिन शुड नॉट एक्सीड एग्रीड लिमिट, एग्रीड लिमिट से एक्सीड ना करो। अगर सप्लायर ने एग्री किया है ना 30 डेज, तो फिर 35 नहीं करने, वरना इससे आपकी टर्म्स डिस्टर्ब होंगी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। सप्लायर हो सकता है आपके साथ डील कम कर दे, वो आपसे कैश टर्म पे आ जाए, रेपुटेशन खराब हो। तो कहता है जितनी लाउड टर्म्स है फुली यूटिलाइज करो, मजीद बढ़ाने की कोशिश करते रहो, लेकिन ड्यू डेट पे डिफॉल्ट ना करो, जो एग्री डेट हो चुकी है उसके ऊपर अमल करो। ये समरी है क्रेडिटर मैनेजमेंट की। फिर कह रहा है सेटलमेंट, बाज़ का सप्लायर अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सप्लायर में ऑफर डिस्काउंट फॉर पेइंग अर्लियर देन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। द बिजनेस शुड कंपेयर, बिजनेस को कंपेयर करना चाहिए, किसको किसके साथ? डिस्काउंट बेनिफिट को कंपेयर करे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड के साथ। इमेजिन कीजिए कि आपने क्रेडिटर को रीपे करना है ना, तो वो बैंक से लोन लेके रीपे करना है। ये इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन करें? क्रेडिटर को जब अर्ली पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है? बैंक से लोन लेके। तो अब आपने क्रेडिटर को अर्ली पेमेंट करनी है कि नहीं, कैसे फैसला करेंगे? जो क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है वो, और जो बैंक को इंटरेस्ट देना है वो, इसको कंपेयर कर लें। इसे कंपेयर कर, इसे कंपेयर करने के लिए फॉर्मेट क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट और एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट। बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट क्या है? कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यानी क्रेडिट परचेजेस है। अगर वो कहता है भैया आपको 10% डिस्काउंट देता हूं, तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा? क्रेडिट परचेज का 10%। लेकिन आपको फाइनेंस कॉस्ट भी तो इनकर करनी पड़ेगी, वो क्या होगी? जितनी क्रेडिट परचेजेस है इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये रिडक्शन इन डेज। इसकी वजह, अगर ये ना होते तो मैं आपसे कहता डायरेक्ट परसेंटेज को कंपेयर कर लो। रिडक्शन है, यानी अगर वो कहता है सर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर 90 डेज की बजाय 60 डेज में पेमेंट कर दें, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कितने परसेंट आ गया? 10%। और रिडक्शन इन डेज कितना हुआ? 30 डेज। अगर कहता 90 से 30 डेज, 90 डेज है, कहता 30 डेज में पेमेंट करें। कुछ कुछ समझ आया? और आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी क्रेडिट परचेज को कभी डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने बेनिफिट कैलकुलेट करना है तो क्रेडिट परचेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंट से। अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है क्रेडिट परचेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। लेकिन साथ जो रिडक्शन इन डेज है उनको भी कंसीडर करना है, डिवाइड बाय 365 या 360 जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसने। समझ रहे हैं ना? 360 365 कोई फर्क नहीं। तो कोई इसका भी क्वेश्चन, भाई ये कंसेप्ट समझ आया? अर्ली पेमेंट क्रेडिटर ने ऑफर किया, फौरी भागे भागे एक्सेप्ट कर लें कि बेनिफिट्स को कॉस्ट से कंपेयर करें। बेनिफिट क्या होगा? डिस्काउंट कितना दे रहा है हमें। कॉस्ट क्या होगी? हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना फेस करना पड़ रही है, बैंक को कितना हमें उधार देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आइए जरा अब इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नॉन रिकोर्स वाला, ये अब बाद में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में। अर्ली पेमेंट, एंटिटी एक्स borrows an overdraft and an annual interest rate of 15%, मतलब cost of it has annual credit sale of rupees 5 million and all customers buy on credit. Customers are normally required to pay, एक मिनट आ रही है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी
डेटर मैनेजमेंट में चला गया था, अभी को ये कहां से आ गया, क्रेडिटर मैनेजमेंट। Plot company purchases and sells a product Q with sales of product occurring evenly throughout the year. Annual demand for product Q is 456,000 units per year and plot company buys this product at rupees 2 per unit on 60 days credit. Purchases कितनी हुई भला? Purchases कितनी हुई? 456 units है, 2 रुपीज, 9,12,000। और क्रेडिट पीरियड कितना है? Supplier has offered an early settlement discount of 1% for settlement of invoice within 30 days. Supplier क्या कहता है? कब मिलेगा? अगर 30 डेज में, हालांकि नॉर्मल क्या है 60 डेज। तो फौरन हम क्या सोचे, हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, क्योंकि हमें 1% डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा सोचे नहीं, इसे कॉस्ट के साथ कंपेयर करें अपने। प्लॉट कंपनी फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल विद शॉर्ट टर्म फाइनेंस कॉस्ट 5% पर ईयर। अब ये 5% क्या है उसके? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। Assume that there are 365 days in each year. अब यहाँ पे 365 कह दिया, 360 या 360 कहता 360 कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कहता, हमारी मर्जी होती है। वैसे कैलकुलेटर ने करना है तो 365 भी बेहतर है अगर आपकी मर्जी हो तो। Require calculate the net payment fees to plot company for accepting the early settlement discount for product Q. कह रहा है नेट वैल्यू कैलकुलेट कर। सबसे पहले क्या करना है हमने? बेनिफिट कैलकुलेट करना है। बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर रहे हैं। बताएं क्रेडिट परचेज कितनी है? आ जाए, बेनिफिट क्रेडिट परचेज कितने? 456,000 इंटू 2 इंटू 1%, कितना आ गया? 9120। फिर अब एक्स्ट्रा फाइनेंस कितना पे करना पड़ेगा हमें? 5% के लिहाज से क्या करना है? 456,000 इंटू 2, ये हाँ उसी को कर, नहीं सॉरी, 9120 इंटू 0.01 कितना? 9120। अब एक्स्ट्रा फाइनेंस का हमारी कॉस्ट कितनी हो, यानी ये तो हमें सप्लायर को जल्दी पैसे दे दे तो हमें इतना डिस्काउंट देगा, तो भाई उसको जल्दी पैसे देने के लिए बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट देना है वो भी तो देखना है। तो बैंक को कितना इंटरेस्ट देना है? 456,000 इंटू 2 इंटू कितने टाइम पीरियड का बेनिफिट मिल रहा है हमें? 30 डेज का। ठीक है, 30 डेज कैसे आए? 60 माइनस 30, शाबाश, ये आया हमारा इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 था। और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 5% है, 0.05, 3748। तो ठीक है भाई, हमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम, और कितने का फायदा हो रहा है? 5372। देखें ये कोई है डन। इसको देख लीजिए कि ये कैसे कैलकुलेट होगा ये। ठीक है, ये असल में 30 दिन पहले हमने पैसे निकलवाए हैं, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया। असल रीजन ये है इस कैलकुलेशन की कि मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने। अगर सिर्फ 0.05 से मल्टीप्लाई करते जी, कुछ समझ आई आपको? ये थी हमारी क्रेडिटर। तो डेटर मैनेजमेंट भी समझ आ गया, क्रेडिटर मैनेजमेंट भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर है, ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा, बस आज का लेक्चर, आज आपको इतनी ही चीजें समझानी थी। नेक्स्ट मुझे ये बताइए
कि परसों रख लें लेक्चर मॉर्निंग में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वोट था मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे। जी कल भी हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन मैं असल में नोट्स तसल्ली से बनाना चाह रहा हूँ आपके। ये चूँकि नए टॉपिक है ना, तो इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि जल्दी जल्दी में कोई डिफ़िकल्ट नोट्स बन जाए। ठीक है, एक दिन का मार्जिन दे दें मुझे, मैं तसल्ली से उसको फिर नोट चेक कर लूँगा। परसों इंशाल्लाह क्लास रखते हैं, तो प्रोविजनली परसों मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी सेम टाइम पे, जो कि दोपहर तक चलेगी जब तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। मेरा हाल 2-2.5 घंटे का मार्जिन ज़हन में रखें, 2.5 घंटे का। ठीक है जी, इसी कैंपस में, इसी रूम में। ठीक है, कोई चेंज होता है तो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, ग्रुप पे ज़रूर देख लीजिएगा आने से पहले। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।